लेकिन बिहार में स्थिति किन कारणों से है, तो मेरी याद है सुशील मोदी जी जब से उपेक्षित होने लगे जी तब से बिहार बीजेपी की स्थिति और भी खराब होती गई। उन लोगों को आभास इस बात का हो गया था जी और नीतीश जी के आने से जो स्थिति आज हुई, हम लोग कम लूज किए, लॉस तो हमारा हुआ है। या और ऐसे अभी भी लोग मिलने जुलने आते हैं, जिलों से आते हैं, सहरसा से आ रहे हैं, महाग की जैसे लोग आ रहे हैं, मिलना जुलना लोगों से नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति है, उसी को मैंने तोड़ा है। विकास को अपमानित रहे हैं, तो जो सम्मान दे रहा है वही मेरे भगवान है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से कई चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं में एक चर्चा शुरुआत में ही आई थी, जैसे ही ये चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद से सबसे पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि आगे 2025 का चुनाव भी हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद फिर कई बयान आए, कहा गया कि नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। लेकिन इन सारे झंझावातों के बाद अभी नीतीश कुमार को अपनी समीक्षा करनी है, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी समीक्षा कर रही है और हार और जीत के जो 2019 के परिस्थितियां थी उससे बिल्कुल 2024 में परिस्थितियां बदली। नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा था कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, उन हैं तो सब कुछ मुमकिन है। 400 का नारा दिया गया था, बिहार में भी 40 का नारा दिया गया था और इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे। लेकिन अंततः जब परिणाम आया तो 10 सीटें कम थी, यानी कि पिछली बार से 9 सीटें कम आई थी। इसको लेकर के भी अब मंथन का दौर जारी है, समीक्षाएं हो रही हैं कि आखिर कहाँ हमसे चूक हुई। इसी बीच में एक बयान आता है, वो बयान भारतीय जनता पार्टी को क्वेश्चन करता है। बयान देने वाले हमारे बगल में बैठे हुए हैं संजय पासवान जी, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और अपनी बातों को बड़ा ही मुखर होकर के बोलते हैं। मैंने कई खबरों में आपको बताया भी है कि जब इनको कोई प्रभार दिया जाता है, खास करके जिस समाज से आते हैं उस समाज को लेकर के, तो ये वही क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं और उस प्रभार से अपने आप को अलग कर लेते हैं। विधान परिषद में ऐसा हमने देखा था। खैर, अपनी बातों के लिए मुखरता से जाने जाने वाले संजय पासवान जी हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से आज हम जिस तरह से इनसे कई सवाल पूछेंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इन्होंने आखिर किस आधार पर ये बात कही कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो शून्य पर भारतीय जनता पार्टी बोल्ड हो जाती। पहले तो आपका बहुत स्वागत है और इसको आप इंटरव्यू मत समझिएगा, ये हमारे आपके बीच की एक संवाद है। इंटरव्यू तो जो देना था आपने दे दिया, अपनी बातें रख दी, लेकिन आपका जो ये मंथन था, आपने जो समीक्षा की, उस समीक्षा में शून्य पर बोल्ड हो जाने वाली बात जो सामने आई, वो आखिर किस आधार पर, किस बेसिस पर था? देखिए बाबा, आप तो पुराने मित्र हैं, हमको जानते भी हैं और एक तो चुनाव संपन्न हो गया तो पार्टी में हम लोग भी रहे, पिछले 30 साल से एक्टिव रहे हैं पार्टी में जी। तो पार्टी का इलेक्शन हो गया तो एक चर्चा होनी चाहिए और एक समीक्षा होनी चाहिए, एक बैठक होना चाहिए था। हुआ होगा जी, बहुत टॉप 5-7 लोगों का हुआ होगा, लेकिन कुल मिला के एक फीडबैक लेना चाहिए था लोगों वर्कर से भी कि क्या कैसे हुआ है। और मुझे लगता है कि मुझे एक समय था, मैं तो नीतीश जी का क्रिटिक भी रहा हूँ, आप जानते हैं, आप लोगों ने कई बार दिया भी है। और मैंने क्रिटिक इस सेंस में कि नीतीश जी को दिल्ली में रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लायक वो लीडर हैं, रहे हैं जी। और उतना ही नहीं, मैं तो मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी के आसपास के लीडर हैं। बिल्कुल, देश में जो लोग हैं, कुछ प्रमुख लोग लीडर जो हैं, उसमें से उनके आसपास में है। तो मुझे लगा कि दृष्टिकोण से इस ढंग से कि जो स्टेट बीजेपी का हालचाल है, सुशील मोदी जी के जाने के बाद से एक बड़ी रिक्तता हो गई जी, बड़ी रिक्तता हो गई है और उस रिक्तता को पूरा करना मुश्किल है। लेकिन जो नेतृत्व अभी है बिहार बीजेपी का, मुझे लगता है कि अभी उस लायक नहीं है। मतलब जितनी बीजेपी को भी काम करने की आवश्यकता है, जितना कुछ करना चाहिए, एकदम बबुआ है जो नेतृत्व है, बिल्कुल बबुआ है। और जितना बीजेपी का रोल बढ़ रहा है, आप देखिए कि उड़ीसा में सरकार में आ गई बीजेपी, दक्षिण के कई राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ बढ़ रहा है। लेकिन बिहार में स्थिति किन कारणों से है, तो मेरी याद है सुशील मोदी जी जब से उपेक्षित होने लगे जी, तब से बिहार बीजेपी की स्थिति और भी खराब होती गई। और हम तो ये भी कहते हैं कि सुशील मोदी जी का जो देहावसान हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये दंश था कि पिछले 5-7-8 वर्षों से वह एक उपेक्षा का दंश झेल रहे थे। तो उसका नुकसान निकला हुआ। लेकिन
मैं मानता हूं कि निश्चित तौर से नीतीश कुमार जी को लाना, जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया या अमित शाह जी ने लाया, मुझे उस समय ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उन लोगों को आभास इस बात का हो गया था जी। और नीतीश जी के आने से जो स्थिति आज हुई, हम लोग कम लूज किए। लॉस तो हमारा हुआ है जी, लॉस 1/3 सीट का लॉस हुआ हम लोग का है, लेकिन वो लॉस बच गया क्योंकि नीतीश जी हमारे साथ आ गए और नीतीश जी को हमारे बड़े नेताओं ने ले आया, केंद्र के नेताओं ने। तो बिहार के नेताओं की बड़ी भूमिका नहीं रही है। इसलिए मुझे लगता है जिस ढंग से लोगों से संवाद नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, अश्विनी चौबे से लोगों का टिकट काट दिया लोगों ने, वो उनको उस ढंग से मतलब ये नहीं कर सके। कैंपेनिंग के बारे का ठीक ठाक स्थिति नहीं रहा, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बेचारे नरेंद्र मोदी जी ही कर देंगे, सब अमित शाह ही कर देंगे, तो स्टेट के लोग क्या करेंगे। मुझे लगता है इस भाव से जो बिल्कुल एक आत्मविभोर का भाव था, आत्ममुग्ध का भाव था, उस भाव से हमारा नेता सब उसका शिकार रहा। इस कारण से हम लोग जो है सो जो 5 से 7 सीट कम हुआ हम लोग का, या जो वोट कम हुआ हम लोग का, इस कारण से हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी का आना, बीजेपी के पुनः आना हम लोग के साथ बहुत उपयोगी रहा। और आज नरेंद्र मोदी जी सरकार में बने बैठे हुए हैं, तो एक बड़ा रोल बिहार का है और उसमें नीतीश कुमार जी का रोल है। जी संजय जी, हमारे यहाँ एक कहावत है बिहार में कि हर कार्यक्रम में, हर छोटे बड़े फंक्शन में जो आयोजित करते हैं आप, उसमें बड़े बुजुर्गों का होना जरूरी होता है। तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी उपेक्षा से ऐसा हुआ, या उनके साथ बातचीत नहीं करने से ऐसा हो रहा है? एक संवादहीनता तो है भाई जी। अब सवाल है कि हम लोगों ने कैलाश जी का समय देखा है, हम लोगों ने अश्विनी कुमार जी का समय देखा है, सुशील मोदी का समय देखा है। ठीक है, हम पार्टी इधर उधर भी किए, कोई पार्टी छोड़ा, फिर पार्टी में पुनः आ गए, पार्टी से मुश्किल से मैं 6 महीने बाहर रहा। अब हमको ये कहना कि साहब ये तो दल बदलू संजय पासवान जी, तो भाई सम्राट जी क्या है, संजय जायसवाल क्या है जी, जो अध्यक्ष है। लेकिन चूंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं उनको थोड़ा, नित्यानंद राय भी उसी कड़ी में आते हैं, हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज को थोड़ा कॉर्नर करना आसान होता है जी। हाँ भाई दल बदलू है, तो मतलब एक इस ढंग से एक संवाद की स्थिति नहीं बन पाना। और अब देखिए इस बार जो एक कैंपेनिंग का टीम भी बना जी। हम पिछले कई वर्षों से, कई दशक से हम उस टीम में रहे हैं। कैंपेनिंग में किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब ये नहीं कि मेरा या और ऐसे अभी भी लोग बाग मिलने जुलने आते हैं, जिलों से आते हैं, सहरसा से आ रहे हैं, वहाँ के जैसे लोग आ रहे हैं, मिलना जुलना लोगों से नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति है, उसी को मैंने तोड़ा है। आप संवाद कीजिएगा नहीं, बात हमसे कीजिएगा नहीं। मैं अभी परसों में कहने गया था दिल्ली में भी कुछ लोगों को, नड्डा जी वगैरह से भी, तो उनसे बात हम लोग को नहीं हो सकी, लेकिन और कुछ जगह पे मैंने बात पहुंचाया है। तो एक संवादहीनता की स्थिति जो अविलंब खत्म होना चाहिए, ताकि पार्टी पॉलिटिक्स में क्या है, अब सब कुछ आप एक फॉर्मेट में करेंगे तो बात नहीं बनती है। संजय जी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने एक बयान में कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी थी वो जिस धारा की राजनीति कर रही थी, उस धारा से वो अपने तो बनी रही, लेकिन लोगों ने उस धारा को कैंसिल कर दिया और यहाँ विशेष रूप से धारा हो गई जातीय समीकरण की। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, पिछले चुनाव, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद मैं लगातार कह रहा हूँ कि बिहार ने धार्मिक ध्रुवीकरण को रिजेक्ट कर दिया। एकदम रिजेक्ट कर दिया जी बिहार ने। हाँ, जातीय जुटान हुआ है, मैं जातीय गणना जो हुआ उसका फायदा, जातीय जुटान हुआ है, मैं गणना का फायदा नुकसान नहीं करूँ, लेकिन जातीय जुटान हुआ है जो होता रहा है। देखिए जाति सब जगह है, हमारे यहाँ क्या है कि जाति के बारे में साइंटिफिक बात करने वाले लोग सब हैं और कहने वाले लोग हैं जी। इसमें मानता हूँ कि कहीं से भी ये नहीं, जातीय जुटान हुआ है, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो सका। तो इस पर भी विचार करना चाहिए हम लोग को। और जाति तो यथार्थ इस देश का है, मैं कहता भी रहा हूँ, जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है जी। जाति से बहुत लोगों को भागना नहीं चाहिए, जाति को समझना होगा, कोई जातीयता करने के लिए नहीं, जातिवादी होने के लिए नहीं। जाति यहाँ पे श्रम का विभाजन था जी। और जातियों का, हर जाति का अपना स्वभाव होता है। तो मतलब इस ब्राह्मण समाज के तो हर विद्वान आदमी आपको लगता है कि साहब वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा करेगा, देश में अच्छा करेगा। कुछ क्षत्रिय लगता है कि हर बहादुर आदमी जो है वही देश चला सकता है। बढ़िया आदमी लगता है साहब जो आदमी प्रॉफिट बढ़िया कमा रहा है वो अच्छा देश चला सकता है। हम लोग को लगता है कि साहब जो सम्मान दे रहा है, शेड्यूल कास्ट को जो अपमानित रहे हैं, तो जो सम्मान दे रहा है वही मेरे भगवान है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जाति इस देश में एक विशेषता लोगों को रही है, हर जाति का अपना व्यवहार रहा है। जाति जुटान हो रहा है तो कैसे हम उस जातीय जुटान के प्रक्रिया को वैज्ञानिक सम्मत कर सकते हैं,
मतलब वो बहुत उससे भागना नहीं चाहिए लोगों जी। को। मैं आपसे भी कहता हूँ, बाकी लोगों से कहता हूँ कि जाति का बहस करने मात्र से ही लोग घबरा जाता है, क्या होगा नहीं होगा। जी जी घबराहट इसलिए मुझे लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की बजाय जातियों के एकत्रीकरण में, जातियों के समीकरण में और जातियों को जुटाने में लोग लगे तो ठीक ठाक है, और वो उस किया भी इस बार है। मैं देखिए, आप गौर करेंगे आप कि मल्लाह समाज की अपनी पार्टी होने के बावजूद भी मल्लाह समाज ने 80% वोट कास्ट किया है हम लोग को, एडीओ किया बिल्कुल बिल्कुल हम लोग किया है। तो उसने थोड़ा कुशवाहा समाज का भी देखें कि इतना ज़्यादा ये हुआ, लेकिन तब भी आधा कुशवाहा ने वोट कास्ट किया हम लोग, जी, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और बता दें, और पासवान समाज में पासवान समाज कोई मतलब किसी पार्टी का ही नहीं, पासवान समाज का भी 4 आना 6 आना वोट जो है सो लिया है लालू यादव की पार्टी ने लिया है। बिल्कुल, ये मतलब इस ढंग से मतलब जी, जी। जो एक होता है ना, एक सेलेक्टिवली वोटिंग जो है, या सेलेक्टिवली जो एक असेंबलिंग कहते हैं, जी। एक मतलब बिल्कुल आपकी आप एक खास मकसद से कहाँ पे किसको देना नहीं देना ये किया है। जैसे कि पासवानों ने जितना एग्रेसिव होकर के वोट दिया है लोजपा पार्टी को, जी। उतना एग्रेसिव होकर वोट भाजपा को भी नहीं किया, जदयू को भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। स्वीकारना चाहिए, 100% जो परिणाम आए हैं उसके इसलिए 5 सीट जीत गए हैं लोजपा के नेता, हमारे जी। लोजपा के लोग सब, जी। तो बहुत गुमान में ना रहे वो सब लोग। वहाँ पे पासवानों वोट ने उनको 16 आना वोट कर दिया, जी, ठीक है, लेकिन वो वोट ट्रांसफर करवा सके पूरा, ऐसा नहीं हुआ। 10 आना कहीं हुआ, कहीं 8 आना हुआ है, ये हुआ। इस दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि कैसे सेलेक्टिवली लोगों को कंसेंसिवाइज करें हम लोग, क्या कर सकते हैं, जाति का जुटान करके कैसे कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग शुरू किया है 2020 के चुनाव में, उसने एक प्रयोग किया 2 मुख्यमंत्री रखने का। ये प्रयोग उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है, या फिर आप इस पर क्या सोचते हैं कि अगर 2 मुख्यमंत्री हों किसी राज्य में तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे भी असर पड़ता है? हाँ, वो तो स्वाभाविक तौर से है। पावर सेंटर आप बनाएंगे, जी, अब प्रभारी जी हैं, उनका एक पावर सेंटर है, जी। निश्चित तौर से रहेगा। फिर हमारे यहाँ मतलब संगठन प्रभारी होते हैं, एक जो संघ से आते जी, हैं, जी, बिल्कुल। एक पावर सेंटर वो होते हैं, 2 हमारे ये हो गए, अध्यक्ष हो गए। तो कुल मिलाकर के एक इतना पावर सेंटर होना भी ठीक ठाक नहीं होता है। जी। हाँ, और ऐसे भी जो अभी हैं, आप देख रहे हैं कि साहब जो लोग भी हमारे अभी नेता के श्रेणी में हैं बैठे हुए सब लोग, जी। एक पूरे बिहार की जानकारी का अभाव है इन लोगों को है। इसमें मैं कोई नहीं, मैं बोलता हूँ कि बेचारे बच्चे लोग हैं उनको, तो जो बच्चे हैं उनको जो प्रौढ़ लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे सीखना चाहिए, उनका अनुभव का हिस्सा लेना चाहिए। किसी को रुचि नहीं सीखने की, सब सिखाने वाले लोग हैं। सबको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ कहते नहीं है कि अल्प ज्ञान जो होता है वो मुश्किल में डालता है। मेरा केवल ये कहना है भाजपा के नेता, अभी जो शीर्षस्थ नेता बिहार के हैं, जी। कि वो लोग थोड़ा संपर्क और संवाद बनाए लोगों से, सुने भी सुनाए भी, केवल सुनाए अपनी बात नहीं। इसलिए सुनना सुनाना चाहिए। कार्यकर्ता की पार्टी है ये, और सर्वाधिक कार्यकर्ता हमारे बीजेपी दल में है। इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के बिहार बीजेपी को थोड़ा बहुत दुरुस्त होना पड़ेगा, ताकि अगले आने वाला चुनाव जो है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। 2024 के चुनाव के परिणाम आ गए हैं, आपने अपनी राय भी बता दी है, आपने पार्टी को सचेत भी किया है। 2025 का चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका, जैसे कि आपकी पार्टी की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। कई लोगों ने यह भी कहा है कि नहीं, यहाँ कोई किंग मेकर नहीं होता है, जनता वोट देती है, उसके आधार पर होता है। आप ही की पार्टी में 2 तरह की बात है। अब आने वाले 2025 के चुनाव के लिए यदि पार्टी के नेतृत्व को आपको अगर कुछ कहना हो, समझाना हो कि जिससे बेहतर परिणाम आ सके, तो आप कौन सी बात कहेंगे? देखिए, अभी की स्थिति में नीतीश जी को छोड़ना हम लोग के लिए आत्मघाती होगा। जी। इसे नीतीश जी को अपने साथ बनाए रखना अभी की स्थिति में, अभी जो बिहार बीजेपी की स्थिति है उसमें नीतीश जी का होना बहुत आवश्यक है। जी। इसलिए मुझे लगता है कि अब जैसे कि अब अश्विनी चौबे वगैरह हैं, जी, वरिष्ठ लोग हैं, नहीं वो भी तो ये बातें कह ही रहे हैं। सुशील मोदी जी के साथ रहे हैं, तो इन लोग की सवाल लेनी चाहिए। जी। और हमें लगता है कि अश्विनी चौबे ऐसे लोगों को अभी राजभवन जाने से रोकना चाहिए। जी। कभी राजभवन की आवश्यकता नहीं है उनको, बिल्कुल वो राजनीतिक रूप से ही सक्रिय रहे वो। जी। राजभवन न जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है ये सब बातें करनी पड़ेगी जो स्टेट के लीडर्स को, हमारे जो हैं वो लोग बिल्कुल मिलजुल करके, ऐसे कई लोग हमारे हैं जिनका सदुपयोग करना चाहिए हम लोग को। कई ऐसे लोग हैं, उनकी तरह दर्जनों लोग हैं, लेकिन अश्विनी चौबे उसमें सर्वोपरि है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों को बैठ करके मंथन करना चाहिए, और मंथन का रिपोर्ट करना चाहिए, और मंथन ईमानदारी से करना चाहिए। अब मंथन ये नहीं कि साहब हम आज ही मैंने बयान देखा कि साहब नंबर 1 पार्टी अब हो गए दोनों सदन में, पर ये तो परिस्थिति कारण हो गए ना। जी।
आज 3-4 MLA उसका हो गया, आरजेडी का MP हो गया जी, तो कई लोगों ने पाला बदल दिया। हाँ, तो ये स्थिति कहने के बाद इसलिए सब बात तो कहने में भी शर्म आना ये चाहिए। परिस्थिति जन्य है। हाँ, परिस्थिति जन है ये। जी हाँ। जी जी और अभी देखिए कि माले का विधायक का ये था, फिर माले जीत गया वहाँ पर। जी। मतलब ये कि इसको लेकर के हम अपना वाहवाही अपने पीठ अपने ठोके, ठीक बात नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के बीजेपी नेताओं को हमारी ओर से यही इंस्ट्रक्शन, यही हिदायत है कि थोड़ा अपना संपर्क, संवाद, संबंध और मिठास रखें लोगों से। 2025 में आप किस तरह से देख रहे हैं? एक आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती, तेजस्वी यादव खड़े हो गए हैं जो अकेले नीतीश कुमार से भी लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भी लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी अब तैयारी शुरू कर चुके हैं कि वो भी अब बिहार में चुनाव लड़ेंगे, यानी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। उसमें आप एनडीए को कहाँ देखते हैं? भाजपा के साथ नीतीश कुमार हैं तब, और भाजपा के साथ नीतीश कुमार नहीं है तब, क्या परिस्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही? देखिए, तो कारण ये है कि मतलब ध्रुव तो दो ही है निश्चित तौर से। एक ध्रुव नीतीश कुमार जी हैं, एक ध्रुव तेजस्वी जी हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तीसरा ध्रुव बनने का प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं जी। ईश्वर उनको संबल दे कि वो सब कर सके, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर बीजेपी कुछ निर्णय करता है, देखिए बता दें आपसे, बीजेपी भी अब देखिए कि साहब जो स्थितियां हैं, आप देख लें पिछले 90 के बाद से जी। जो डोमिनेंट बैकवर्ड्स है, जी वो चाहे ज़्यादा वो कुर्मी हो, ज़्यादा वो कुर्मी हो, जी जी, तो उसमें चल रहा है। अभी अगर अति पिछड़ा को अगर कुछ अनाउंस करेंगे बीजेपी, अगर नीतीश जैसा मौका देते हैं कि बीजेपी अपना सीएम बनाया अगर, तो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, तो एक बात नहीं बन सकती है। वही मैं कह रहा हूँ कि जातीय जुटान की बात, इसलिए कुछ नए जातियों को, अब दबंग जातियों को, अभी देखिएगा अब कुशवाहा समाज का आप देख ले आप, अब तमाम पार्टियों में कुशवाहा की मतलब कि साहब ऐसा लगता है कि साहब बहुत कुछ बेचारे को मिला नहीं, मिल रहा है। जी जी। तो प्राथमिकता अब होनी चाहिए तो अति पिछड़ा पे हो, जो डोमिनेंट बैकवर्ड्स हैं उसके बाद से अति पिछड़ा पे हो, दलित महादलित पे हो। जब सवर्णों से लिया लोगों ने जी, तो यादव समाज पे आया, यादव से कुर्मी पे आया, अब कुर्मी से फिर अब देख ले अब कुशवाहा समाज पे आके अटक जाएगा अगर, फिर कब मिलेगा कहार को, कब मिलेगा कुम्हार को, बिल्कुल, कब मिलेगा कमेरा को। मतलब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इस तरह का प्रयोग करें अगर, इनको समझते हुए बीजेपी के लोग, तो नई बात बिहार में पावर का और पद का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके आधार पर होना चाहिए। हाँ, वितरणवादी व्यवस्था जो है ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी से हो। ऐसा वर्ग जिसको मौका नहीं मिला है जी। पासवान तो सीएम रहे, बोला पासवान जी, ठीक है, कम ही दिन रहे, लेकिन रहे। चमा रामचंद्र दास जी रहे, मुजहर मांझी जी रहे जी। तो कुल मिला के एक अति पिछड़ा समाज में कर्पूरी जी के बाद से कोई ऐसा स्थिति नहीं बन सका। कर्पूरी जी की ताकत थी अपनी, उनका सोच था, विचार था। तो ये सब कुल मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अति पिछड़ा समाज को अगर आगे करते अगर हैं नीतीश जी की सहमति के साथ से, तो बात बड़ी बन सकती है। भाजपा को क्या कदम उठाना चाहिए? भाजपा को तो निश्चित तौर से देखिए, एक तो नीतीश जी को बनाए रखना, एक जी, नहीं बनाए रखना तो फिर अपना लीडरशिप को उभारना जी, वह लीडरशिप उभारना मतलब वो समाज का, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्योरली अति पिछड़ा समाज के लोगों को उभारना चाहिए, इस बात की आवश्यकता है मुझे। और उसको उभारता अगर है तो भाजपा में निश्चित तौर से सीट का इजाफा होगा, बढ़ेगा, और एक मुकाम जो बीजेपी ने प्राप्त नहीं कर सका, उस मुकाम को पहुंच जाएगा बीजेपी। जी, चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने सुना कि एक मजे हुए राजनीतिज्ञ और जो राजनीति को अपना ओढ़ना बिछौना जीना बना के रखते हैं, वैसे लोगों की अगर राय मानी जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को उस दिशा में सोचनी चाहिए। और जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो 2024 के चुनाव से इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि 2025 में आसान नहीं होगा बिहार में सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ हैं, पड़ाव हैं जहां रुक करके फैसला करना होगा, निर्णय करना होगा, और हर स्टेज बाय स्टेज अपने संगठन को और संगठन से जुड़े लोगों को जुटा करके उनकी राय जाननी होगी। हर वर्ग को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, और तब जा करके सही में जो न्याय के साथ विकास और सरकार का जो एक ढंग होता है वो सामने नजर आएगा। संजय पासवान जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।